Hello everyone. In this particular video, we are going to discuss about some very important assertion reason type questions from the chapter 4, that is chemical kinetics. Okay, so let's begin. So the very first question said that assertion decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface is a zero order reaction at high pressure. Okay, सो असर्शन का कहना है कि हाई प्रेशर की अगर अपन बात करें और हम अगर अमोनिया का डिकम्पोजिशन करें, सो हॉट प्लेटिनम के ऊपर अमोनिया का डिकम्पोजिशन हाई प्रेशर पर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि जब अमोनिया को प्लेटिनम पर हाई प्रेशर दिया जाएगा, सो ये N2 प्लस H2 में टूटता है. ओके, सो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, मतलब माइनस डी ऑफ NH3 अपॉन dt इज इक्वल्स टू के मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. और ये क्या है, ये रेट, ये असर्शन का कहना है जो कि बिल्कुल सही है. ओके, सो ये सही क्यों है, रीजन क्या इसका इसके बारे में बता रहा है. रीजन का कहना है एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट्स सैचुरेटेड विद गैस. ओके, सो ये रीजन इस पर्टिकुलर असर्शन के लिए बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो आपका प्लेटिनम है वो एक कैटलिस्ट है, और अमोनिया का डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है प्लेटिनम के ऊपर, प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर. तो प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर अगर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पूरी तरह से अक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप अमोनिया की कंसंट्रेशन में कोई चेंज करते हो तो उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो अमोनिया की सरफेस है वो तो फिक्स्ड है. ओके, और जितने मॉलिक्यूल अमोनिया के आपकी प्लेटिनम के सरफेस पर अकुमुलेट हो सकते हैं, वही मॉलिक्यूल जो है आगे डिकम्पोज हो गए. सो जो रिएक्शन है आपकी वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, आपके कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर. ओके, ना कि अमोनिया की कंसंट्रेशन के ऊपर. बाहर से अगर आप अमोनिया को की कंसंट्रेशन को चेंज भी करोगे तो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. इसका मतलब कि अमोनिया की कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती. किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है. ओके, सो इस वजह से ये क्या हुई, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुई. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कि assertion and reason both are correct statements, and the reason is the correct explanation for assertion. Okay, so I hope ये आपको अच्छे से समझ में आया हो. Now in second question, assertion said that the hydrolysis of methyl acetate, okay, methyl acetate के hydrolysis की बात हो रही है, तो CH3COO CH3 मिथाइल एसिटेट का हाइड्रोलिसिस कुछ इस तरह से होगा बाय डाइल्यूट HCl. क्या होगा, CH3COOH प्लस CH3
OH, ओके, इज अ सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये एक तरह की सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, वो होगा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, विच इज इक्वल्स टू के CH3COO CH। ओके, सो यहाँ पर जो रीजन असल में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो वाटर यहाँ पर हम ले रहे हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज एक्सेस में हम ले रहे हैं। जो क्वांटिटी हम H2O की ले रहे हैं वो लार्ज एक्सेस में ले रहे हैं, और थ्रू आउट द रिएक्शन इस वाटर की कंसंट्रेशन में, क्वांटिटी में बहुत ही मिनिमम चेंज आता है, बहुत ही कम चेंज आता है। इस वजह से इस H2O की कंसंट्रेशन टर्म को हम रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन में नहीं लिखते हैं। ओके, सो देखते हैं कि रीजन का क्या मानना है। रीजन कहता है that HCl acts as catalyst for the hydrolysis। ओके, सो बिल्कुल सही बात है कि HCl जो है एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर काम कर रहा है, कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही जो हाइड्रोलिसिस है वो हो पा रहा है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हमें पता है कि अगर स्लोएस्ट स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अगर उसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। ओके, सो यहाँ पर जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि जो हाइड्रोलिसिस है मिथाइल एसीटेट का वो सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों। ओके, सो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका रीजन है वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि उस कैटलिस्ट की वजह से वो क्या है, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन जो करेक्ट रीजन है वो ये है कि H2O की कंसेंट्रेट का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है पानी के सॉल्यूशन में, और थ्रू आउट द रिएक्शन बिल्कुल न के बराबर आपके H2O की कंसंट्रेशन में चेंज होता है। और इस वजह से हम H2O की कंसंट्रेशन को, या फिर कुछ ऐसे रिएक्टेंट जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा चेंज नहीं होती, जैसे कि सॉलिड्स हो गए आपके, उनकी कंसंट्रेशन को हम कितनी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और 1 मानने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से आएगी। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा कि assertion and reason both are correct statements। ठीक है, assertion भी ठीक है और रीजन भी ठीक है कि HCl जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन but reason is not the correct explanation of assertion। assertion आपके जो रीजन है वो आपके assertion को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में असर्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द gaseous रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ओके, सो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है कि जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें हम कंसंट्रेशन टर्म की जगह प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की टर्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो असर्शन का कहना ये है कि जो dx अपॉन dt हम लेते हैं, ओके, इसकी जगह हम dp अपॉन dt भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो रीजन क्या कह रहा है, रीजन का क्या कहना है, रीजन का कहना है that partial pressure of a gas is equals to its concentration। कि पार्शियल प्रेशर जो होगा गैस का वो उसकी कंसंट्रेशन के बराबर होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट क्यों है? कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है
वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, ना कि वो इक्वल। ओके, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करें, जो कि आपका पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है। ओके, अगर हम v को इधर लेके जाएं तो p इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन v होगा, और n अपॉन v को हम c लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सो p इज इक्वल्स टू सी आर टी होगा। सो यहां से हमें दिख रहा है कि कहीं भी जो प्रेशर है वो आपके c के बराबर नहीं है, जबकि वो सी आर टी के बराबर है। ओके, लेकिन जो P है वो C के प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये बोलता कि पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है तो फिर तो ठीक था, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के इक्वल बिल्कुल नहीं है। इस वजह से रीजन जो हो गया आपका क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ओके, सो अगर हम बात करें कि किस तरह से हम पार्शियल प्रेशर और आपकी कंसंट्रेशन टर्म को रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन दो ही ऐसी टर्म है जिनको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए, और आर जो है आपका गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो दो टर्म्स यहाँ पर फिक्स्ड है और दो टर्म आपकी वेरिएबल है। ओके, और दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि अगर हम पी और सी के बारे में बात करें, तो सपोज करो कि सी जो है कंसंट्रेशन आपका यदि 1 m है और प्रेशर अगर उसका 2 बार है। ओके, प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, पार्शियल प्रेशर भी जो है क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कंसंट्रेशन को 2 m करेंगे, तो सपोज करो प्रेशर कितना हो गया आपका, 4 बार। ओके, फिर आपने कंसंट्रेशन टर्म को बढ़ाया, 1 2 से 3 m कर दिया। ओके, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, अगेन 2 बार से बढ़ जाएगा। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ये इक्वल कहीं भी नहीं। ओके, क्लियर। सो इसका मतलब ये हुआ कि जितना रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है, एट द सेम टाइम उतना ही रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर भी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस टर्म को थोड़ा और रेट की टर्म में हम लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू डेल सी अपॉन डेल टी आर टी, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और अल्टीमेटली जो डेल पी अपॉन डेल टी है, अगर डेल टी को हम टेंस टू 0 कर दें तो ये हम किस तरह से लिख सकते हैं, dp अपॉन dt इक्वल्स टू dc अपॉन dt आर डी भी हम जो है लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम बिल्कुल जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी जगह हम प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की टर्म को रेट ऑफ रिएक्शन में या फिर हम रेट एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो जो रेट ऑफ रिएक्शन हम dx अपॉन dt के टर्म में लिख रहे थे उसे हम dp अपॉन dt के टर्म में भी अब लिख सकते हैं। ओके, सो असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज इनकरेक्ट स्टेट। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कुछ इस तरह से हम असर्शन और रीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन कहता है द रिएक्शन H2 plus Br2 gives 2HBr has molecularity of 2। ओके, सो ये रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है कि H2 और Br2 जब रिएक्शन करते हैं तो 2HBr देते हैं।
और जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी इस रिएक्शन की वो कितनी होगी, 2 होगी। और हमें दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल H2 का है, एक मॉलिक्यूल Br2 का है, 1 + 1 कितना हो गया, 2। ओके, जब H2 और O2 आपके H2 और Br2 के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलैरिटी आपकी 2 हो जाएगी। ओके, सो असर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्लियर। अब रीजन में उसको क्या एक्सप्लेन करना है कि मॉलिक्यूलैरिटी 2 किस तरह से हुई। तो देखते हैं कि रीजन का कहना क्या है। रीजन का कहना है दैट ऑर्डर ऑफ द गिवन रिएक्शन इज 3/2। ओके, सो रीजन सही तो है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो इस रिएक्शन के लिए 3/2 होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 0 भी हो सकता है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 है। ये रीजन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन उसने रीजन में कहीं भी ये एक्सप्लेन नहीं किया कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 2 क्यों है। ओके, इस वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा दैट assertion and reason both are correct statements, but reason is not correct explanation of assertion। ओके, क्योंकि जो आपका असर्शन है वो मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बात कर रहा है, और रीजन जो है वो आपके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, जो कि दोनों का कोई भी कनेक्शन आपस में नहीं बनता। ओके, सो देख लेते हैं हम कि किस तरह से जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 3/2 आया। क्लियर है। तो 12th के सिलेबस में नहीं है कि 3/2 आपका जो रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 3/2 किस तरह से निकाला जाता है, 12th के सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। तो जो 3/2 रिएक्शन का आपका ऑर्डर आया वो इस वजह से आया क्योंकि ये जो आपकी रिएक्शन है ये सेवरल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ओके, सो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो मैकेनिज्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि जो Br2 है वो आपका 2 Br फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में Br फ्री रेडिकल H2 के साथ में मिलकर HBr प्लस H फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है, और तीसरे स्टेप में जो आपका H फ्री रेडिकल है वो Br2 के साथ में मिलकर HBr प्लस Br फ्री रेडिकल बनाता है। ओके, सो ये जो आपकी फर्स्ट स्टेप है ये एक इक्विलिब्रियम स्टेप है। ओके, और ये वाली जो आपकी स्टेप है ये स्लो स्टेप है और ये एक फास्ट स्टेप। ओके, सो हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमें किससे मतलब है, हमें स्लोएस्ट स्टेप से मतलब है। अगर यहां से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करें, सो रेट क्या होगा, रेट होगा आपका के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पी आर रेडिकल मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। क्लियर। अब बी आर फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन कहाँ से आएगी, इक्विलिब्रियम स्टेप से, कि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या होगा यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। अब इस के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, पी आर फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन, और जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसको हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पावर बना लेते हैं। ठीक है, अपॉन क्या होगा Br2 की कंसंट्रेशन। क्लियर। ओके, अगर यहां से हम Br फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन निकालें तो ये आएगी के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय Br2 और
पूरे को हम रूट लगाएंगे क्योंकि इधर 2 है, इज इक्वल्स टू पी आर फ्री रेडिकल। ओके, और इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस रेट कांस्टेंट में रखेंगे। यहां से रखने पर के मल्टीप्लाइड बाय, इसको सपोज करें कोई K1 मान लेते हैं, K1 मल्टीप्लाइड बाय के होगा के इक्विलिब्रियम, यहाँ से पावर हो जाएगी 1/2, और यहाँ पर Br2 की पावर 1/2, और ये हो जाएगा आपका H2। अब ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट कोई एक और कांस्टेंट होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, Br2 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। ओके, और हमें पता है कि जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, वो मोलर कंसंट्रेशन की पावर के सम के बराबर होता है। सो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई यहाँ पर, 3/2 आ गई। ओके, सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि किस तरह से वो फ्रैक्शनल आई है। ओके, सो ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस की बात करें तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए सिलेबस में नहीं है। तो जितना ज्यादा आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा आप इसके बारे में समझेंगे और उतनी ही ज्यादा आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन में असर्शन कहता है ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, दैट इज 2NO plus 2H2 gives H2O plus N2, ओके, इज 3। बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है, 3। ओके, क्लियर। तो रीजन में वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि हमें जो मॉलिक्यूलैरिटी दिख रही है इस रिएक्शन के लिए वो तो 4 दिख रही है क्योंकि 2NO है और 2H2 है, क्लियर। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप बता रहे हो वो 3 बता रहे हैं, ठीक है। तो अब वो रीजन में क्या एक्सप्लेन करेगा, कि रीजन में एक्सप्लेन करेगा कि 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसकी क्यों। ओके, सो यहाँ पर जो आपका असर्शन है वो बिल्कुल क्लियर है। रीजन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू गिवन रिएक्टेंट्स इज द पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन। ओके, सो रीजन का मानना ये है, रीजन का कहना ये है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती हैं वो आपकी रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म होते हैं उनकी पावर के ऊपर डिपेंड करती है या उनकी पावर होती है। ओके, सो ये बिल्कुल सही बात है और यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी है। ओके, और इसी डेफिनेशन की वजह से जो मॉलिक्यूलैरिटी आपकी रिएक्शन की 4 आ रही है, बावजूद उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही है, 3 आ रही है। क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी के ऊपर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करता, वो डिपेंड करता है कि रेट इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर कितनी है। इस वजह से आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना आया, 3 आया। ओके, सो इस वजह से क्या हुआ कि जो आपका assertion and reason both are correct statements, and reason is the correct explanation of assertion। क्लियर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये आंसर होगा। तो अब देख भी लेते हैं हम कि किस तरह से जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया वो 3 आया। असल में सॉल्व आपको ही करना है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते समय सॉल्व किया था। सो ये आपका होमवर्क हो गया है, लेकिन इसके लिए जो आपका
के कुछ स्टेप्स हैं, जो आपके मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की, वो मैं लिख देता हूँ, वहां से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 निकालने में हेल्प होगी। ओके, सो फर्स्ट स्टेप आपकी कहती है कि जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO हैं, ये मिलकर N2O2 बनाते हैं। ओके, और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेप है। क्लियर? मतलब यहाँ पर कोई के इक्विलिब्रियम होगा। सेकंड स्टेप में जो N2O2 हैं, वो आपके H2 के साथ में रिएक्शन करता है और N2 प्लस H2O बनाता है। N2O प्लस H2O बनाता है, जो कि एक स्लो स्टेप है। क्लियर? थर्ड स्टेप में जो N2O है, वो आपके H2 के साथ में अगेन मिलकर N2 प्लस H2O बनाता है, जो कि एक फास्ट स्टेप रिएक्शन। क्लियर? सो इस मैकेनिज्म की हेल्प से अगर मैं इसको K1 नाम दे दूं, इसको K2 नाम दे देते हैं। ओके, सो इन मैकेनिज्म 3 स्टेप की हेल्प से आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 निकालना है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में असर्शन कहता है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर आर नॉट सेम। ओके, तो बात हो रही है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। क्लियर? और हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऐसी रिएक्शंस की ही मॉलिक्यूलैरिटी निकाली जा सकती है जो सिंगल स्टेप में क्या होती हो, कंप्लीट होती हो। क्लियर? सो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलैरिटी हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली। ओके, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर नॉट सेम। अगर हम कंसीडर करें कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो सेवरल स्टेप्स में कंप्लीट होती होगी, और हर एक स्टेप की अपनी अपनी मॉलिक्यूलैरिटी होगी, कि फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी इतनी है, सेकंड की इतनी। ओके, हर एक स्टेप में अलग अलग मॉलिक्यूलैरिटी होगी। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम स्लोएस्ट स्टेप को लेते हैं। तो अगर हम स्लोएस्ट स्टेप को ही मॉलिक्यूलैरिटी के लिए भी प्रेफर करें, तो भी ये आपका स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और मॉलिक्यूलैरिटी होगी उस स्टेप के लिए, वो सेम हो भी सकती है और वो सेम नहीं भी हो सकती है। ओके, सो ये आपका जो स्टेटमेंट होगा असर्शन का, वो बिल्कुल करेक्ट है कि किसी रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलैरिटी है और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन असर्शन कह रहा है आर नॉट सेम। वो कह रहा है कि किसी भी तरह से वो दोनों जो है सेम नहीं हो सकते। क्लियर? फिर रीजन का क्या कहना है, रीजन भी पढ़ लेते हैं। रीजन कहता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में बी जीरो। तो ये बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, साथ में फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट असर्शन इज इनकरेक्ट और false statement, but reason is the correct statement. ओके, ओके, सेवंथ क्वेश्चन में असर्शन कह रहा है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर। ओके, सो ये बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट है
कि जो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होगी ना तो वो जीरो हो सकती है, ना ही वो नॉन इंटीजर हो सकती है, मतलब वो फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, वो 1/2 नहीं हो सकती, वो 3/2 नहीं हो सकती, वो 1.5 नहीं हो सकती, 0.5 भी नहीं हो सकती। ओके क्लियर। सो असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर। ओके सो रीजन क्या कहता है उसके बारे में, रीजन का कहना है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर इंटरचेंजेबल। ओके इंटरचेंजेबल से इसका मतलब है कि हम मॉलिक्यूलैरिटी की जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जगह मॉलिक्यूलैरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ये सही है क्या? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर। अगर वो सेम होती है तो हम उनको इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन क्योंकि वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इस वजह से हम श्योरली ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर इंटरचेंजेबल। ठीक है। सो रीजन क्या हो जाएगा आपका, रीजन एक फॉल्स स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है क्लियर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा दैट असर्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो होगा दैट असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज इनकरेक्ट स्टेट। Okay, so this is the explanation for this particular question, that molecularity cannot be zero or integer. Clear. And also molecularity and order of reaction may or may not be equal to each other. That's why they are not interchangeable. Clear. Okay, ninth and the last question of today. Assertion कहता है each constituent of the reactant molecule produces a product. So assertion का मानना ये है बेसिकली कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं चाहे वो किसी भी तरह से टकराएं, वो हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ एक बातें जो हैं वो ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपके रिएक्टेंट हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। साथ ही साथ में जो आपके रिएक्टेंट हैं उनको एक प्रॉपर एनर्जी, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, वो मिलनी चाहिए, तब जाके वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। साथ ही साथ में उन मॉलिक्यूल्स की आपस में टकराने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, जिसकी वो सफिशिएंट होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सके, जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्शन कर सके। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम CH3Br पर OH माइनस की रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है CH3OH प्लस Br माइनस। क्लियर। यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है, जो आपके रिएक्टेंट हैं उनमें अगर ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से ये आपका CH3Br है। अगर OH जो है वो इधर से अटैक करेगा तो Br को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस वजह से इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो आपका OH माइनस आयन है वो इस मॉलिक्यूल के बैक साइड से अटैक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट में ओरिएंटेशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। सो बैक साइड से अटैक होने पर ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनता है कि यहाँ से Br निकल जाता है, OH इधर लगता है। ओके, और अल्टीमेटली आपका जो CH3
CH3OH हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट मिलता है हमें, इन्वर्जन प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है। ओके, सो कई सारी जो चीजें हैं वो आपके रिएक्टेंट के रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके, सो आपका असर्शन जो है वो इस तरह से क्या हो गया, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। रीजन क्या बता रहा है, रीजन का कहना ये है दैट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली दोज मॉलिक्यूल, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल से हमें प्रोडक्ट मिलेगा इन विच द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज करेक्ट, कि जहां पर कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन वो सही हो, एंड द काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट, और साथ ही साथ में जो काइनेटिक एनर्जी है वो सफिशिएंट हो। तो बिल्कुल आपका जो रीजन है वो सही है कि जो आपके रिएक्टेंट हैं उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी भी सफिशिएंट चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा कि असर्शन रॉन्ग स्टेटमेंट, assertion is wrong or false statement, but the reason is correct statement. Okay, so that's all for today. That's all from the chapter number 4. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के कुछ और IMP असर्शन रीजन जो हैं उनको सही से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।